हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। इस सीरीज के ग्राफिक्स वैसे तो उतने खास नहीं है क्योंकि आप लोग BTTH सोलैंड जैसी सीरीज देखते आ रहे हैं। उसके मुकाबले तो इसके ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तक इसे यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए इसे एक्सप्लेन कर दूं। सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आइए इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो रियल वर्ल्ड से कल्टीवेशन वर्ल्ड में पटक दिया जाता है और यहाँ पर वो हीरो नहीं बल्कि एक विलन था, जिसे एक सिस्टम ऑपरेट करते हुए बताती है कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उसे अपनी डेस्टिनी के लेवल को इंक्रीज करना होगा, वरना तो यहाँ उसकी जिंदगी कुछ दिन की मेहमान बन के रह जाएगी। अब अपनी डेस्टिनी लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमारे हीरो को काफी खतरनाक टास्क कंप्लीट करने थे। तो अब देखना ये है कि क्या वो इन टास्क को कंप्लीट करते हुए रियल वर्ल्ड में वापस जा पाता है या फिर हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाता है। कहानी शुरू होती है और हमारा हीरो ली वांग, जो कि 9th लेवल पर है, यानी कि गॉड रियल्म पर, वो एक लड़की की जान बचाते हुए उसे लेकर उस सेक्ट से बाहर भाग रहा था। पर उस सेक्ट के लोग अपने सेक्ट की फीमेल डिसाइबल को बचाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ का फेमस स्टूडेंट और उस लड़की का इकलौता लवर सोंग बाइली आकर हमारे ली वांग का रास्ता रोक लेता है। उसे तो लग रहा था कि ली वांग अपनी पावर का धौंस दिखाते हुए इस लड़की को यहाँ से अगवा करके ले जा रहा है। ली वांग चाहता तो था कि वो इसकी ये गलतफहमी दूर कर दे, पर तभी इनर वर्ल्ड में उसकी सोल के सामने एक सिस्टम अपीयर हो जाता है जो ली वांग से कह रहा था कि अब तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड होने वाला है, इसलिए अगर जान बचाना चाहते हो तो हिलना मत, वरना तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर तो ली वांग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे जरा सा भी मूव नहीं करना था। पर अगर वो मूव नहीं करेगा तो उसके सामने मौजूद वो सोंग बाइली उसे जान से मार देगा। वैसे तो सोंग बाइली की कल्टीवेशन हमारे ली वांग से काफी ज्यादा कम थी, पर उसकी डेस्टिनी वैल्यू हमारे हीरो और नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल से काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर तो ली वांग समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वहीं सोंग बाइली एक काफी खतरनाक पावरफुल स्लैश लगा चुका था उसके ऊपर, पर इससे पहले कि ये अटैक ली वांग को हिट होता, वहाँ पर उसका सब ऑर्डिनेट जुआन आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन में अगेन सोंग बाइली से काफी ज्यादा बड़ा था। ली वांग हमें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बताता है कि यहाँ के पावरफुल लोग इतने ज्यादा डोमिनेटिंग हैं कि वो अपने से लोअर कल्टीवेशन के लोगों को काफी ज्यादा बुली करते हैं। पर एक प्रोटैगनिस्ट होने की वजह से सोंग बाइली अपने आगे जुआन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वो तो काफी इजीली जुआन के उस पावरफुल पंच को ब्लॉक कर लेता है। जुआन ये देखकर हैरान था क्योंकि वो कल्टीवेशन लेवल की 5th रियाल्म पर था, वहीं दूसरी तरफ सोंग बाइली कल्टीवेशन लेवल की 3rd रियाल्म पर था। उसे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, पर ली वांग को पता था कि ये ज्यादा देर तक सोंग बाइली को होल्ड नहीं कर सकता, और होता भी ऐसे ही है। एक लास्ट पंच में सोंग बाइली जुआन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसका ये मूव देखकर उसके सेट के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं अपनी तारीफ सुनने के बाद सोंग बाइली सीधा ली वांग को चैलेंज कर देता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। पर लकीली अब तक ली वांग का अपडेटिंग कंप्लीट हो चुका था और वो काफी सीरियस होते हुए सोंग की बात का जवाब देता है कि एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें सच में मुझसे फाइट करनी है। ली वांग का ये जवाब सुनने के बाद उनमें से एक और स्टूडेंट आगे आते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सोंग बाइली ब्रदर से इस तरीके के लहजे में बात करने की। और फिर वो ये सोचकर कि मैं भी इस बंदे को हरा सकता हूँ, अपनी स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है ली वांग पर अटैक करने। पर वो भूल जाता है कि ली वांग गॉड रियल्म पर है, जिसके आसपास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड अपीयर हो जाती है और उस बंदे का अटैक ली वांग को नहीं लगता, बल्कि वो काफी इजीली उसे डिस्ट्रॉय करके अपनी पावर सबको शो करने लगता है। उसकी गॉड रियल्म की पावर देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन तो उनके सेक्ट के एल्डर की भी नहीं है। अब उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं ली वांग उन सभी को जान से ना मार दे। पर तभी सोंग बाइली सबको हिम्मत देते हुए कहता है कि मैं हूँ ना, ये चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ सिस्टम हमारे ली वांग को एक प्राइज देने वाली थी, क्योंकि जान पर बनने के बाद भी उसने मूव नहीं किया और अपडेटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने दिया। सिस्टम उसे बताती है कि 1 घंटे के लिए उसे गोल्डन फिंगर दिया जाएगा और इस दौरान वो जिसे भी फाइट में हराएगा उसकी डेस्टिनी ली वांग की हो जाएगी। ये सुनकर तो ली वांग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो सिस्टम को कहता है कि अभी इस गोल्डन फिंगर को एक्टिवेट करो।
और फिर गोल्डन फिंगर मिलते ही हमारा ली वांग फटाक से एक पाम अटैक कर देता है सोंग बाइली पर, जो कि सभी के सामने इस अटैक से हिट होकर मुंह के बल गिर जाता है। और सिस्टम ली वांग को बताती है कि मेल लीड की सभी के सामने बेइज्जती करने पर उसे 20 डेस्टिनी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेइज्जती से सोंग बाइली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो अपनी सारी पावर इकट्ठी करते हुए ली वांग पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा था। वहीं उसके अपोजिट में ली वांग सिर्फ अपनी एक फिंगर का यूज करते हुए उसके इस खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे वहां मौजूद रिवर का पानी काफी तेजी से उछल चुका था। सोंग बाइली अपनी जी जान से कोशिश कर रहा था कि वो इस अटैक से ली वांग को हिट कर दे, पर वहीं दूसरी तरफ ली वांग अपने फिंगर को जरा सा पुश करते ही सोंग बाइली को काफी दूर पटक देता है। अब इस तरीके का एम्बैरेसिंग अटैक खाने की वजह से उसके 50 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और ये 50 डेस्टिनी पॉइंट्स हमारे ली वांग को मिल जाते हैं, जिससे वो तो काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ सोंग बाइली ली वांग से काफी नाराज था। वो कहता है कि जो रेपुटेशन मैंने 3 सालों में बड़ी मेहनत से हासिल की, तुमने एक झटके में मेरे लोगों के सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें जान देकर इस चीज की कीमत चुकानी होगी। ली वांग अब तक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था, इसलिए वो सोंग बाइली के पास पहुंचकर कहता है कि कुछ दिनों बाद क्यों, तुम्हें जान से अभी मार देते हैं। और ये बोलकर वो जैसे ही उसे मारने वाला था, सिस्टम उसे वार्निंग का साइन दिखाने लगती है। तेजी से वहाँ का मौसम चेंज होने लगा था। सिस्टम ली वांग को बताती है कि अभी भी सोंग बाइली की डेस्टिनी उससे काफी ज्यादा है, इसलिए वो अभी सोंग बाइली को नहीं मार सकता। और अगर उसने ऐसा किया, अपनी पावर का यूज करके सोंग बाइली को मार दिया, तो गॉड उसे पनिश करेंगे। उसने अभी भी सोंग बाइली को छोड़ा नहीं था और हेवन से रिवोल्यूशन अटैक होने ही वाला था। उसे ना चाहते हुए भी सोंग बाइली को छोड़ना पड़ता है, ये सोचकर कि आखिर इतना घटिया रूल कौन बनाता है। ली वांग को पता था कि एक हीरो होने की वजह से अगर वो सोंग बाइली को अभी छोड़ देगा तो वो कल को आकर उसे जान से मार सकता है। सिस्टम तो इस चीज का रास्ता ढूंढने के लिए उसके ऊपर काफी सारे बुक बरसा देती है कि इन्हें पढ़ो और रास्ता खुद ढूंढ लो। साथ ही वो ये भी अश्योर कराती है कि एक बार बस तुम सोंग बाइली की सारी डेस्टिनी को अपने ऊपर ले लो, जैसे ही उसकी डेस्टिनी तुमसे कम होगी तुम उसे जान से मार देना। वो सिस्टम की बात मानते हुए रुक जाता है कि ठीक है, उस दिन का इंतजार भी कर ही लेते हैं। तभी दूर से जिस लड़की को उसने बचाया था, वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मास्टर प्लीज उस लड़के को मत मारना। मास्टर वर्ड सुनकर तो वो एक पल को शॉक रह जाता है और फिर ज़ेंग नाम की उस लड़की को देखकर सोच रहा था कि मुझे तो इस लड़की की डेस्टिनी चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। उसकी डेस्टिनी देखने पर उसे पता लग जाता है कि इस लड़की की डेस्टिनी भी काफी ज्यादा हाई है, इसका मतलब ये हीरोइन है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर हीरो इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रहा था, पर अभी भी वो ये सोचकर कंफ्यूज था कि इस ज़ेंग नाम की लड़की ने उसे मास्टर क्यों बुलाया। वो अपने इनर वर्ल्ड में जाकर उसके नाम की फाइल निकालकर उसे पढ़ रहा था कि असल में तो इस लड़की के पास ब्लड स्पिरिट इमॉर्टल बॉडी है, जिसके पीछे उसके सेक्ट के 2 एल्डर पड़े हुए थे। वहीं ज़ेंग सभी को बताती है कि सभी लोग इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। असल में तो ली वांग ने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उसके सेक्ट के एल्डर तो उसे जान से मारना चाहते थे, पर ली वांग तो अपनी जान पे खेलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ेंग के मुंह से ये बात सुनकर हैरान थे कि उनके सेक्ट के एल्डर इसे हर्ट करना चाहते थे। ज़ेंग जैसे ही उस बैरियर से बाहर आती है, वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, तो ली वांग उसे होल्ड कर लेता है और ये देखकर तो वहाँ का हीरो सोंग बाइली काफी बुरी तरीके से जेलस था। सिस्टम ली वांग को बताती है कि हीरो के जेलस होने की वजह से अब उसे 5 डेस्टिनी पॉइंट्स और मिल गए हैं। वहीं ज़ेंग तो उससे माफी मांगने लगती है, उसके साथ अब तक जो भी हरकत हुई थी उसके लिए। ली वांग भी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उन दोनों की क्लोजनेस देखकर तो सोंग बाइली का दिल जल रहा था और वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था कि उसकी डेस्टिनी में से 50 पॉइंट्स कट जाते हैं। ये देखकर तो ली वांग को पता लग गया था कि वो इस लड़की का यूज करते हुए सोंग बाइली से उसकी सारी डेस्टिनी हासिल कर सकता है। इसलिए ज़ेंग जब सोंग बाइली को समझा रही थी कि ली वांग गलत नहीं है, तो ली वांग उसे चुप कराते हुए कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हारी वजह से माफ करता हूँ। हालांकि मैंने अपने एक सबऑर्डिनेट को खोया है, जिसकी वजह से मैं सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन अब इस बात को जाने देते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर इस सेक्ट के चीफ एल्डर आ जाते हैं, जो ली वांग से कह रहे थे कि क्या कहा तुमने।
सेक्ट चीफ मो को देखने के बाद सोंग बाइली उनसे जाकर ली वांग की शिकायत लगा रहा था कि ये लड़का असल में ज़ैंग को लेकर यहाँ से भाग रहा था और इसने हमारे एक डिसाइपल को भी मार दिया। तो आप इस लड़के को जिंदा मत छोड़ना, इसे जान से मार देना। सारे बच्चे भी सोंग बाइली का सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ली वांग एल्डर मो से कहता है कि क्या आपके सेक्ट में मेहमानों का इसी तरीके से स्वागत करते हैं। चीफ एल्डर मो भी सोंग बाइली को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए खुद भी ली वांग का साथ दे रहे थे। वो गार्ड से कहकर सोंग बाइली को जेल में डलवा देते हैं और खुद ली वांग के आगे झुकते हुए कह रहे थे कि इससे पहले वाले मैटर पे भी हमें बात करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे सेक्ट के अंदर चलें। चीफ मास्टर मो को इस तरीके से उससे रिक्वेस्ट करता देख ली वांग काफी इंटरेस्टेड लग रहा था। वो कहता है कि कहानी तो और ज्यादा सस्पिशियस होती जा रही है, चल के देखना होगा कि आखिर ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। नेक्स्ट सीन वान चाओ सेक्ट के हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ली वांग एल्डर मो के साथ डिस्कशन कर रहा था और ज़ैंग उन दोनों को सर्व करी थी। चाय गर्म होने की वजह से उसके हाथ पे लगने ही वाला था कि ली वांग अपनी पावर की हेल्प से उसे बचा लेता है। ली वांग को ज़ैंग की इतनी केयर करता देखकर एल्डर मो के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। इसके बाद तो वो ली वांग के सामने ये प्रूव करने लगता है कि वो ज़ैंग को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। असल में तो ज़ैंग उसके यहाँ की सबसे अच्छी डिसाइपल है और चीफ एल्डर मो उसे काफी ज्यादा मानता है। जब ली वांग को गलतफहमी हुई कि एल्डर मो ज़ैंग को परेशान कर रहे हैं, तो असल में सीन कुछ भी ऐसा नहीं था। ज़ैंग ने एक गलती कर दी थी और एल्डर मो बस उसे समझा रहे थे। ली वांग कहाँ इस बात पे यकीन करने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या मैं इसे इतना बेवकूफ नजर आता हूँ। तभी एल्डर मो अचानक से ही ली वांग को कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ज़ैंग मेरे यहाँ सेफ नहीं है तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। ये खबर तो ज़ैंग और ली वांग दोनों के लिए ही काफी ज्यादा शॉकिंग थी। ली वांग को पता था कि एल्डर मो ऐसे तो इस लड़की को से नहीं देंगे, इसलिए वो धीरे धीरे एल्डर मो से अंदर की बात पता लगा रहा था और थोड़ी ही देर में एल्डर मो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उन्हें ली वांग से एक फेवर चाहिए। असल में उनके सेक्ट ने एक ऐसा डीमन लैंड ढूंढ के निकाला है जहाँ पर 10 डायमेंशनल डीमन फ्लैग मौजूद है, वो भी स्वॉर्ड फॉर्म में, और जो कोई भी एल्डर उस स्वॉर्ड को हासिल करने जाता है डीमन की पावर उस पर हावी हो जाती है और फिर वो बंदा वापस आकर अपने ही सेक्ट के एल्डर्स को एक एक करके मारने लगता है। एल्डर मो उसी 10 डायमेंशनल डीमन फ्लैग के बारे में बताते हुए कह रहे थे कि मैं भी उसे ट्राई करने गया था, इसलिए तो मैं ज़ैंग को इतनी चोट पहुंचाने लगा, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ली वांग समझ आता है कि असल में तो ये बुढ़ा चाहता है कि ली वांग उस डीमन स्वॉर्ड को कंट्रोल करे, इसलिए तो वो इसे इतना ज्यादा मक्खन मार रहा है। पर वहीं ली वांग को ये भी पता था कि ज़ैंग उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से तो कहानी के प्लॉट के अकॉर्डिंग हीरो को आकर सेक्ट को बचाना था, पर फिर ली वांग ये सोचकर राजी हो जाता है कि उसकी डेस्टिनी उसे मिल जाएगी। इसलिए वो एल्डर मो से कहता है कि अब जब आपके सेक्ट के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो मैं इसे नजरअंदाज करके वापस कैसे जा सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। और रहा सवाल ज़ैंग का, तो ज़ैंग एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो कि ये खुद बता सकती है कि उसे किसके साथ रहना है। इसलिए वो ज़ैंग से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें किसके साथ जाना है, तुम जिसे चूज करोगी मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। ली वांग का ये कहना ज़ैंग को काफी ज्यादा अपनापन फील कराता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो उसकी फीलिंग्स की भी कदर कर रहा है। उसके खुश होते ही यहाँ पर ली वांग की डेस्टिनी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक कि सिस्टम उसे नया ऑप्शन भी दे देती है कि वो ज़ैंग की डेस्टिनी को खुद के साथ शेयर कर सकता है। जैसे जैसे ज़ैंग की फीलिंग ली वांग के लिए बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी डेस्टिनी शेयरिंग भी बढ़ती जाएगी। ये सुनकर तो ली वांग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो सोच रहा था कि ये तो कितना आसान है, बस उसे ज़ैंग के क्लोज जाना है और उससे प्यार करवाना है। साथ ही ज़ैंग जितना ली वांग के क्लोज जाएगी उतना ही सोंग बाइली से दूर होगी, यानी कि उसकी डेस्टिनी भी ली वांग को मिल जाएगी। अब ये सुनकर तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद एल्डर गार्ड को बुलाकर ली वांग को उसके साथ हॉल भेज देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। वहीं वो खुद ज़ैंग के साथ पर्सनली बात करना चाहता था, पर ज़ैंग का रिएक्शन देखकर ली वांग समझ आता है कि ये एल्डर सिर्फ बात तो नहीं करना चाहता। पक्का इस एल्डर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसका मन नहीं करता कि इनके मामले में ज्यादा टांग अड़ाए, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। जहाँ जाने के बाद सिस्टम उसे बता रही थी कि उसने एक दिन अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया, जिसके तौर पर उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम के तौर पर उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जिन्हें पढ़कर वो कहता है कि 2 को तो मैं टाइटल से ही बता सकता हूँ कि वो क्या है, लेकिन तीसरे वाले को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ।
तो सिस्टम उसे बताती है कि बॉडी इम्प्रूवमेंट में तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी को स्कोर में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। एक डेस्टिनी के पॉइंट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 पॉइंट्स बन जाएंगे। फिलहाल तुम्हारे पास 150 डेस्टिनी है, जिसे अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो 1550 पॉइंट्स बनेंगे। तुम इन पॉइंट्स का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर ली वांग तो फटाफट रेडी हो जाता है कि मेरे सारे पॉइंट्स को यूज करो और मेरी कल्टीवेशन को तेजी से इम्प्रूव कर दो। सिस्टम ऐसा ही करती है और तेजी से वो पॉइंट्स हमारे ली वांग की बॉडी में कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लगता है। देखते देखते उसकी बॉडी की एनर्जी आसमान तक जा रही थी और ये तेज रोशनी देखकर सब लोग हैरान थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता लग जाता है कि ली वांग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। उन सब में सबसे ज्यादा हैरान एल्डर मो फेंग थे, जो ये सोच रहे थे कि आखिर इस लड़के की कल्टीवेशन मैंने देखी थी, आखिर वो यहाँ से जाते ही तुरंत ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से ज़ैंग की आवाज आती है, जो कि अपना ब्लड कलेक्ट कर रही थी। वो एल्डर मो से कहती है कि क्या इतना खून काफी है। एल्डर मो उसके हाथ से वो ब्लड लेते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा ब्लड इतना ज्यादा प्योर और रेयर है कि ये मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है, पर साथ ही अगर मैं इसे एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा कंज्यूम करूं तो ये मेरी बॉडी को ही इफेक्ट करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ली वांग तुम्हें इस प्रोसेस से आजाद करा सकता है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कभी अपनी आइडेंटिटी और औकात भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें ली वांग से क्या करवाना है। इसके अलावा तुमने कभी भी मुझसे भागने की कोशिश की तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। ज़ैंग एल्डर मो की सभी बातें सुनकर उसे मानने को तैयार थी, क्योंकि उसने एल्डर मो के साथ एक तरीके का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उस बुढ़े की सारी बातें माननी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ली वांग को दिखाते हैं, जो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद हेवन रियाल्म पर पहुंच जाता है। वो तो अपनी पावर को चेक कर रहा था और ये पावर हासिल करने के बाद उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी। तभी गार्ड आकर उसे बुला कर ले जाता है, क्योंकि ज़ैंग को उससे बात करनी थी। वो ज़ैंग के पास जाकर पूछता है कि आखिर इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ज़ैंग बताती है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं ज्यादा बेहतर ना होते हुए भी आज से आपकी स्लेव बनकर रहना चाहती हूँ। ली वांग उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहा था, जिससे वो खुश हो जाती है और ली वांग की डेस्टिनी का पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। वो तो इतने ज्यादा क्लोज आ चुके थे कि ली वांग के नोज से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग भी इस चीज से काफी नर्वस हो गई थी, जिसके बाद तो सिस्टम ली वांग को बताता है कि वो दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ गए कि अब 20% मेमोरी आपस में शेयर कर सकते हैं। ली वांग को समझ नहीं आता कि आखिर अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं, फिर ये लड़की इतनी ज्यादा क्लोज कैसे आती जा रही है। पर फिर मेमोरी शेयरिंग से उसे पता लगता है कि वो ज़ैंग के बारे में सही था। उसने एल्डर मो फेंग के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है और इस बारे में वो सीधा सीधा ज़ैंग से पूछ लेता है। ज़ैंग तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ली वांग को इस बारे में पता लग गया, तो वो उससे कुछ भी ना छुपाने का डिसाइड करते हुए उसे सब बता देती है कि रियल में मो फेंग उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। उसकी मॉम का उसके फादर के साथ अफेयर था, पर उसके फादर ये मानने को तैयार नहीं थे। पर जैसे ही उन्हें पता लगा कि ज़ैंग के पास एक रेयर तरीके का ब्लड है जो कि उनकी कल्टीवेशन को तेजी से इम्प्रूव कर सकता है, तो उन्होंने दुनिया की नजरों में ज़ैंग को अडॉप्ट करते हुए अपनी डॉटर बना लिया। पर डॉटर तो सिर्फ वो नाम की थी, असल में तो वो एक डिसाइबल और साथ ही उनकी ब्लड स्लेव थी, जिसे एल्डर मो फेंग शुरू से ही अपने फायदे के तौर पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अब भी वो ज़ैंग से चाहते हैं कि वो ली वांग को मना कर वान चाओ सेक्ट ज्वाइन करवा दे, ताकि वो हमेशा उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करता रहे। ज़ैंग तो ली वांग को अपने हाथ में बना वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है, जिसके थ्रू एल्डर मो फेंग जब चाहे उसका ब्लड कलेक्ट करके उसे पी सकते हैं। उसे देखते हुए ली वांग उससे प्रॉमिस करता है कि वो उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसकी ऐसी बातें सुनकर तो ज़ैंग उसे गले से लगा लेती है। और ली वांग का डेस्टिनी पॉइंट्स काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा था और फिर वो आज के दिन की लिमिट तक पहुंच जाता है। ली वांग को पता लग गया था कि अब अगर उसे डेस्टिनी चाहिए होगी तो उसे सोंगबाइली के पास जाना होगा। तो वो ज़ैंग को खुद से दूर हटाते हुए कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सोंगबाइली तुम्हें पसंद करता है और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। ज़ैंग उसे बताती है कि वो सोंगबाइली को पसंद नहीं करती, साथ ही वो सोंग से खुद जाकर बात करेगी। अगर वो दोनों आमने सामने होंगे तो फिर सिचुएशन को समझाना इजी हो जाएगा। अब ली वांग को यही तो चाहिए था, इसलिए वो फटाफट पहुंच जाता है जेल में।
जहां सबसे पहले ली वांग जाता है अकेले सोंग बाइली से बात करने। सोंग बाइली तो जेल में कैद होकर ली वांग को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये चीज वो सुन लेता है। ली वांग काफी शातिर अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहता है, अब ये मत कहना कि तुम अपने इन पावरफुल पंचेस से मुझे मारने वाले हो। मुझे मारने के लिए तो वेपन की जरूरत पड़ेगी ना, और वेपन जेल के अंदर तो नहीं मिलने वाले। सोंग बाइली उसे देखकर गुस्से में तमतमाते हुए कहता है कि चोर, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। वहीं दूसरी तरफ ली वांग कहता है कि तेरी नजरों में मेरी इज्जत सिर्फ इतनी सी है। तूने सुना नहीं था कि ज़ैंग ने मेरे बारे में तुझसे क्या कहा? मैं उसे प्रोटेक्ट करने वाला उसका मास्टर हूँ। ये सुनकर तो सोंग बाइली कहता है कि तू बेवकूफ दूसरों को बना सकता है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि तू ज़ैंग के पास क्यों जाना चाहता है। असल में तो तुझे उसकी ब्लड स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए, है ना? ली वांग इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और इसका रीजन भी हमें थोड़ी देर में पता लग गया था। वो तो असल में सोंग बाइली को उकसा रहा था ताकि उसका ये रूट चेहरा ज़ैंग के सामने आ जाए, और होता भी ऐसे ही है। ज़ैंग सोंग बाइली के इरादों को गलत समझ लेती है। वहीं यहाँ पर ली वांग तो उसे ये भी प्रूव कर देता है कि सोंग बाइली को तो पहले से ही पता है कि ज़ैंग के पास ब्लड स्पिरिचुअल बॉडी है और उसके इंटेंशन ज़ैंग को लेके बिल्कुल साफ नहीं है। बेचारा सोंग बाइली तो कहता रह जाता है कि मुझे खुद को एक्सप्लेन करने दो, पर ज़ैंग तो इस बात से हर्ट होकर वहाँ से जाने लगती है। सिस्टम ली वांग को बता रही थी कि ऐसा करने से सोंग बाइली का दिल टूट गया और अब 50% डेस्टिनी हमारे ली वांग को मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग का कनेक्शन उसके साथ और ज्यादा गहरा हो गया है, जो अब 40% तक इंक्रीज हो गया है। इससे ली वांग तो खुश था। वहीं दूसरी तरफ सोंग बाइली ली वांग को दोष देने लगता है कि तूने जानबूझ के ये सेटअप किया ना। पर ली वांग तो कह रहा था कि तेरे इंटेंशन पहले से ही इविल है, अब वो उसको दिख गए तो इसमें मेरी क्या गलती। तभी यहाँ पर ली वांग की नजर सोंग बाइली के ब्रेसलेट पे जाती है और वो इसे देखते ही समझ जाता है कि इसमें तुम्हारे डिसेबल मास्टर रहते हैं ना। ये सारी नॉलेज असल में ली वांग ने सिस्टम के जरिए दी गई बुक से हासिल किया था, जिसमें सभी कैरेक्टर्स के बारे में एक हिडन डिटेल्स मौजूद है। सोंग तो ये सुनकर हैरान था कि आखिर ली वांग को कैसे पता लगा कि उसके ब्रेसलेट में मास्टर है। वहीं दूसरी तरफ वो मास्टर याओ चेन सोंग बाइली के ब्रेसलेट से बाहर आकर ली वांग से मिलते हैं। उन्हें ली वांग का ऑरा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो सोंग बाइली से ज्यादा तरफदारी ली वांग की करने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहा था। ली वांग तो उन दोनों के बीच में आग लगाकर वहाँ से हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोंग बाइली अपने मास्टर से सवाल कर रहा था कि आखिर आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? पिछली बार भी जब उसकी और मेरी फाइट हुई थी तब आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया था। मास्टर को ये देखकर बुरा लगता है कि सोंग बाइली उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, जबकि पिछले 3 सालों से वो अपनी जी जान से सोंग बाइली को इम्प्रूव करवाने में मदद करवा रहे हैं। वो सोंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पिछली बार जब तुम दोनों की फाइट हो रही थी तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर मुझे बाहर आने से रोक रहा था। सोंग बाई को ये चीजें झूठ लग रही थी, जिससे उसका डेस्टिनी लेवल माइनस हो जाता है और पहुंच जाता है हमारे ली वांग के पास। वो तो उन टीचर स्टूडेंट की जोड़ी को तोड़कर खुश हो रहा था क्योंकि जितना वो डिस्टेंस में आएंगे उतना ही ली वांग उनके क्लोज होगा और उतनी ही उसकी डेस्टिनी इम्प्रूव होती रहेगी। अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ मास्टर की नाराजगी से सोंग बाई को पता लग जाता है कि उसने मास्टर पर शक करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो अपने घुटने के बल बैठकर मास्टर से माफी मांगने लगता है, जबकि मास्टर का इस बात पर कोई असर नहीं हो रहा था। सोंग बाई को पता था कि उसे मास्टर को मनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपने सर को जोर जोर से जमीन पर पटकते हुए मास्टर से माफी मांगने लगता है। मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो सोंग बाइली से कहते हैं कि वो अपनी पावर की हेल्प से उसे इस जेल से निकाल देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसे यहाँ से काफी दूर जाना होगा। सोंग बाई को अभी भी ली वांग की पड़ी थी। वो मास्टर से कहता है कि क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे मास्टर, पर फिर मास्टर का गुस्सा देखने के बाद वो फिर से शांत हो जाता है। वही मास्टर उससे कह रहे थे कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि तुम अभी उसके ओपोनेंट नहीं हो। तभी सेट के बाहर काफी तेज धमाका होता है, जिससे अंदर की जेल पूरी तरीके से कांपने लगी थी। ये देखकर तो सोंग बाइली अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर बाहर क्या हुआ। मास्टर बताते हैं कि बाहर 2 पावरफुल लोगों की फाइट हो रही है और ये बात वहाँ खड़े खड़े ली वांग ने भी सुन ली थी और वो समझ जाता है कि बाहर कौन आया होगा। इसके बाद हमें वानचाओ सेक्ट के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 मेजर सेक्ट में से 2 सेक्ट आकर यहाँ पर फाइट कर रहे थे। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिन्हें संभालने के लिए ज़ैंग काफी सारे स्टूडेंट के साथ उनके अटैक को ब्लॉक कर रही थी, पर वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है।
इस अटैक से हिट होने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों ही एल्डर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ ये किंग लाओ सेक्ट की फीमेल एल्डर असल में मो फेंग को बुला रही थी, ये कहते हुए कि बाहर आओ और हमें एक्सप्लेनेशन दो। एल्डर मो भी बाहर आते हुए उनसे पूछ रहे थे कि आखिर दो पावरफुल सेक्ट मास्टर यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर तियान दाओ सेक्ट के ओल्ड एल्डर कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास एंशिएंट ड्रैगन स्वॉर्ड मौजूद है और फिर भी तुम हमसे उसे छुपाते हुए कह रहे हो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। किंग लैंग सेक्ट की एल्डर उन्हें चुप कराते हुए एक पावरफुल अटैक कर चुकी थी उस बंदे पर, ये कहते हुए कि बात करने का टाइम नहीं है, इसे जान से मारते हैं और स्वॉर्ड लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। सेक्ट एल्डर जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेते हैं, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनके सेट की बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह जाती है। और अब तो वो ज़ेंग से कह रहे थे कि वो ली वांग का बच्चा कहाँ है, मैंने कहा था ना कि उसे हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहना। वो तो उसे ढूंढने जाने लगती है क्योंकि इन सारी मुसीबतों में कहीं वो हर्ट ना हो जाए। पर अब तक किंग लाओ सेक्ट की एल्डर को वो ड्रैगन स्वॉर्ड नजर आ गई थी, तो वो उसे हासिल करने के लिए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर एल्डर मो ज़ेंग से कहते हैं कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें खुद इस एल्डर को रोकना होगा। ज़ेंग समझाती है कि उसकी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस एल्डर को रोक सके। ज़ेंग को नाफरमानी करता हुआ देखकर एल्डर मो अपने ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद उस ब्लड फॉर्मेशन में से एक हैंड निकलकर ज़ेंग को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। ज़ेंग मौत के मुंह से बाल बाल बच के बाहर आती है और अब उसे पता था कि उसे एल्डर मो की बात माननी होगी, तो अब ना चाहते हुए भी वो स्वॉर्ड लेकर खड़ी हो जाती है एल्डर के सामने। पर वो एल्डर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक ही स्लैश में उसके स्वॉर्ड को काटते हुए उसे भी डिस्ट्रॉय करने वाली थी। पर तभी वहाँ ली वांग आ जाता है, जिसने अपने टू फिंगर की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था और साथ ही रिवर्स भी। वो किंग लाओ सेक्ट के एल्डर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि मेरी लेडी पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने ऐसा करने से पहले मुझसे परमिशन ली थी? किंग लाओ सेक्ट की एल्डर को पता था कि ली वांग कौन है और कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। पर ली वांग कहाँ उसे जाने देने वाला था, वो एक पावरफुल डेड फॉर्मेशन बनाकर उसे वहाँ से गायब कर देता है। उसकी ये खतरनाक एंडिंग देखकर तो तियान दाओ और वान चाओ दोनों सेक्ट के एल्डर काफी हैरान थे। वान चाओ सेक्ट के एल्डर अपने सामने इस पावरफुल बंदे को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। पर ली वांग कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मैं तुमसे ये बात तो डिस्कस कर लूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेंग को मौत के हवाले करने की, ये जानते हुए भी कि वो वीक है और इन एल्डर्स का सामना नहीं कर सकती। एल्डर मो फिर से ली वांग को मैनिपुलेट करने का सोचते हुए कह रहे थे कि असल में सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि मुझे उसे पुश करना पड़ा। वैसे वो इस बात को समझती है, पर ली वांग काफी गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारी बेटी है इसलिए समझती है, लेकिन इस बात को मैं नहीं समझने वाला। अब ये सुनकर तो एल्डर को पता था कि ये लड़का ऐसे नहीं जाने देगा, तो वो कहते हैं कि अभी हमारे सर पे मौत खड़ी है, पहले इनसे तो निपट ले। ली वांग को गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई उसे अपने काम के लिए यूज करने की, इसलिए वो कहता है कि सिचुएशन से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम्हें उसका ब्लड फॉर्मेशन रिलीज करना होगा। एल्डर अब अपने असली रूप में आते हुए कहते हैं कि आखिर ज़ेंग ने तुम्हें अपने ब्लड फॉर्मेशन के बारे में बता ही दिया, इसका मतलब ये है कि अब मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। तो वो ब्लड फॉर्मेशन को डेडली फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है कि अब अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये लड़की जान से जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मेरी बातें सुननी होंगी। ज़ेंग तो डर जाती है कि पता नहीं अब ये एल्डर उसके चक्कर में ली वांग को कितना कंट्रोल करेंगे, पर ली वांग के पास तो लोगों को कंट्रोल करने की पावर थी और वो उसी पावर का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद एल्डर मो को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे एल्डर मो की आंखों का कलर चेंज हो गया था और ली वांग उसे कहता है कि जाकर इस ब्लड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। ली वांग के कंट्रोल में आने के बाद एल्डर मो फटाफट से ज़ेंग के साथ उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, जिसके खत्म होते ही वो भी होश में आ गए थे, पर वो अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ज़ेंग काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो अब फ्री है। ली वांग उसे कहता है कि अब उसे जो करना है वो कर सकती है क्योंकि अब वो किसी से कनेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ एल्डर मो को इतना तड़पता देखकर ली वांग कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को कंट्रोल करने की, और तुम्हें पता है कि तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तुम मेरे पपेट हो। और फिर वो अपने पपेट कंट्रोल मेथड का यूज करते हुए एल्डर मो फेंग को उसी के हाथों से मरवाने की कोशिश कर रहे थे,
क्योंकि ली वांग का कहना था कि ज़ेंग को कंट्रोल करने वाले को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देना चाहिए। ली वांग चाहता तो एल्डर मो को अपने हाथों से मार सकता था, पर अगर वो ऐसा करेगा तो ज़ेंग को भी इनडायरेक्टली हर्ट होगा। इसलिए वो एल्डर मो फैंग को उसी के हाथों से कंट्रोल करके मारने की कोशिश करता है। और ये चीज टियान दाओ सेक्ट के एल्डर देखकर हैरान थे कि आखिर ली वांग कौन से लेवल पर पहुंच गया है, जो वो गॉड लेवल के मेथड को आराम से प्रैक्टिस करके मास्टर कर चुका है। इससे वो समझ जाते हैं कि अगर ली वांग से डील करनी है तो फाइट के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वहीं ज़ेंग अब तक ली वांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो तो उसकी सर्वेंट बनने को भी रेडी हो जाती है। पर ली वांग ये कहते हुए उसे वापस मना लेता है कि तुम ऐसी छोटी सी बात पर अपनी जिंदगी किसी के नाम नहीं कर सकती। मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। इससे तो ज़ेंग का ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उनकी बॉन्डिंग 50% तक पहुंच जाती है। सिस्टम ली वांग को बताती है कि अब उसके पास 175 डेस्टिनी पॉइंट्स आ गए हैं, जिनका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन को फिर से इम्प्रूव कर सकता है। तभी टियान दाओ सेक्ट के एल्डर ली वांग से कहते हैं कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अगर तुम चाहो तो इस ब्यूटी क्वीन को अपने पास रख सकते हो। मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मुझे तो बस वो डीमन हालब्रेड चाहिए। और वो तेजी से उसे लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर ली वांग उसका रास्ता रोककर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अगर मैं ये कहूँ कि ये डीमन हाल ब्लेड तुम्हें नहीं मिलने वाला, फिर वो एल्डर ली वांग की इस बात पर भड़क जाते हैं कि तुम्हें इस सेक्ट की लड़की भी चाहिए और ये डीमन ब्लेड भी। ज़ेंग कहती है कि अब इस सेक्ट के ओनर होने के नाते ये मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ के ट्रेजर्स किसके पास रहेंगे। पर वो एल्डर तो ली वांग के साथ फाइट करने को भी रेडी था, इसलिए वो ली वांग को अपने हेवन लेवल की पीक की पावर दिखाता है। पर ली वांग भी डरने वालों में से थोड़ी था, वो कहता है कि निकाल लो अपने वेपन, कर लो फाइट। बस फिर क्या, वो एल्डर अपने हेवनली डिफाइनिंग बेल को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ ली वांग वहाँ रखे डीमन हाल ब्लेड का यूज करने लगता है। थोड़ी देर में ही वो उस एल्डर को इतनी बुरी तरीके से थका चुका था, एल्डर के सारे मूव्स उसके आगे फीके थे। वो एल्डर से कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो। अब ये बात तो एल्डर की ईगो पे लगती है, इसलिए वो अपने हेवनली डिफाइनिंग वेपन का साइज इंक्रीज करते हुए उसे ज़ेंग की तरफ थ्रो कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ली वांग को हराना है तो ज़ेंग को सामने लाना होगा। अब ज़ेंग पर हो रहे अटैक को डॉज करने के लिए ली वांग उसे वहाँ से हटा देता है, पर खुद वो उस बेल के नीचे दब गया था। और ये देखकर तो एल्डर मो फैंग को भी काफी खुशी मिल रही थी। वहीं ये टियान दाओ सेक्ट का एल्डर बताता है कि ये बेल एंशिएंट टाइप का हेवनली वेपन है, जिससे अगर मैं 3 बार रिंग करूँ ना तो कितना ही पावरफुल मास्टर क्यों ना हो, उसकी खून की नदियां बह जाएंगी। ये बोलकर वो अपनी पावर की हेल्प से उस बेल को जोर जोर से बजाने लगता है। जैसे ही उसके बेल को 3 बार बजाने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ली वांग उसके बेल को तोड़कर बाहर आ चुका था। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो टियान दाओ सेक्ट के एल्डर को देखकर कहता है कि बेल के अंदर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, क्या कहा तुमने? वहीं वो एल्डर तो ली वांग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? वहीं दूसरी तरफ ली वांग तो उसे थैंक यू बोल रहा था कि अब तुम्हारी वजह से मुझे ये एंशिएंट वेपन मिल गया है। टियान दाओ सेक्ट के एल्डर इस बात पर रेजिस्ट नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि ठीक है, आज से ये वेपन तुम्हारा हुआ, अब ये ओल्ड मैन तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। ली वांग को पता था कि अब ये बुढ़ा अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसका रास्ता रोककर कह रहा था कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे ट्रिक करने की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए ली वांग एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उसके उस गोल्डन लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब वो मास्टर भी गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर उससे ली वांग को अटैक कर देते हैं। ये अटैक ली वांग को हिट होने से पहले ही वो डीमन स्पेयर का यूज करते हुए 1000 स्पेयर अटैक करता है, जो आगे बढ़ते हुए एक स्पिरिचुअल जाइंट ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था और वो ड्रैगन उन 1000 स्वॉर्ड को स्वेलो कर लेता है। ये देखकर तो उस एल्डर के होश उड़ गए थे। वो बंदा तो ली वांग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। दूसरी तरफ ली वांग कह रहा था कि अब माफी मांगने के लिए काफी लेट हो चुका है और फिर उसके एक इशारे पर वो ड्रैगन अपने स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए उस एल्डर को जान से मार देता है। ये सारी चीजें दूर से सोंगबाइली देख रहा था, जो ये देखकर हैरान था कि ली वांग कितना पावरफुल है। ये तो अच्छा हुआ कि उसके मास्टर ने उसे रोक लिया, वरना आज उसकी भी हालत इन एल्डर्स की तरह होती। ली वांग की नजर सोंगबाइली पर पड़ जाती है, इसलिए वो सिस्टम से पूछता है कि क्या अब मैं इसे मार सकता हूँ। सिस्टम बताती है कि वैसे तो तुम इसे मार सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में ये ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहा है और हीरो होने की वजह से इसे काफी रेयर ट्रेजर मिलेंगे।
तो अगर मेरी मानो तो तुम्हें बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए ताकि तुम्हें उससे कुछ फायदा हो। ये सुनकर ली वांग सिस्टम की बात मानते हुए अभी के लिए उसे जाने देता है, जिसके लिए उसे 300 पॉइंट्स मिल गए थे और वो सिस्टम पे गुस्सा होता है कि मैंने इतने बड़े दुश्मन को जाने दिया और तुम सिर्फ 300 पॉइंट्स दे रही हो। इधर जैंग के पूछने पर कि ली वांग को क्या दिखा, वो कहता है कि एक बड़ा चूहा। वो भी कंफ्यूज थी कि ली वांग एक चूहा देखकर हैरान था। इसके बाद ली वांग जैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद सोंग वाइली राहत की सांस ले रहा था कि अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा। वहीं सोंग के मास्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक टेलीपोर्टेशन अरे बना दिया है, इसलिए वो फटाफट अपने सफर पर निकले। तो वो अपने मास्टर की बात सुनते हुए अरे की हेल्प से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ली वांग वान चाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल को बताता है कि अब ये सेक्ट एक मास्टरलेस सेक्ट बन गया है, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा और फ्यूचर में तुम लोगों को कोई भी हर्ट ना कर पाए, इसलिए मैं तुम्हारे सेक्ट को अपने सेक्ट से मर्ज करने वाला हूँ। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? ये बात सुनकर सभी लोग रेडी हो जाते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर टेंग लाओ और त्यान दाओ सेक्ट के दोनों डेप्यूटी मास्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये सभी हैरान थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं। सभी को लग रहा था कि शायद ये अपने मास्टर्स की मौत का बदला लेने आए होंगे, पर उनकी एक्सपेक्टेशन के उलट ये दोनों तो अपने घुटने पर आकर ली वांग से कहते हैं कि हमारा सेक्ट भी मास्टर के बिना हो गया है और हम किसी वीक पर्सन को अपने सेक्ट का मास्टर या एल्डर नहीं बनाना चाहते, तो क्या आप हमारे सेक्ट के एल्डर बनेंगे? ली वांग को पता था कि ये दोनों ही सेक्ट कितने ज्यादा पावरफुल हैं और इनकी टेक्निक्स भी कितनी ऑसम हैं, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं आज से तियान दाओ और किंग लाओ दोनों ही सेक्ट को अपने सेक्ट से मर्ज करने वाला हूँ। इससे दोनों ही सेक्ट के डेप्यूटी मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं ली वांग सोच रहा था कि फ्यूचर में उस हीरो को पकड़ने के लिए ये सभी लोग मेरी काफी मदद करेंगे। अब कहानी 5 सालों बाद शिफ्ट होती है, जहां हमारे सभी कैरेक्टर्स के लुक काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। हमारा हीरो और कहानी का विलन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो अपनी हीरोइन जैंग और अपने सबऑर्डिनेट जुआन के साथ शियानजेन पवेलियन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जहां वो उड़ते हुए उस पवेलियन में हो रहे ऑक्शन में एंटर होने वाले थे। यहाँ हमें ली वांग की बातों से पता लगता है कि जुआन को काफी साल लग गए उस अटैक से रिकवर होने में और अब फाइनली उसकी कल्टीवेशन भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जुआन यहाँ ली वांग से कह रहा था कि आखिर वो अपने सेक्ट को छोड़कर शियानजेन पवेलियन क्या करने जा रहा है। ली वांग का कहना था कि वहाँ पर उसे काफी खास ट्रेजर्स मिलेंगे, जिनका यूज करके वो अपने सेक्ट को और ज्यादा फेमस कर सकता है। और इसके अलावा वो अपनी हीरोइन को कमर से पकड़ते हुए कह रहा था कि मेरी प्यारी जैंग ने काफी सालों तक खुद को बंदी के तौर पर एक ही जगह पर रखा और अब मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया घूमे, इसलिए मैं उसे दुनिया की सैर कराने के लिए इस सफर पर निकला हूँ। ली वांग का ये फ्लर्टिंग अंदाज जैंग को काफी पसंद आता है, जिससे उसकी डेस्टिनी इंक्रीज हो जाती है और अब उन दोनों की बॉन्डिंग 70% से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उन दोनों कपल का रोमांस देखने के बाद तो जुआन अपनी आंखें ढक लेता है। ली वांग और जैंग जब अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब हमारे ली वांग को सिस्टम बताती है कि मेन लीड जल्दी ही वहाँ पर आने वाला है, जिससे ली वांग समझ जाता है कि अब वो एक तीर से 3 निशाने लगाएगा। पहला तो जैंग की और उसकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे उसकी डेस्टिनी बढ़ती रहेगी। दूसरा, उसे फर्स्ट मेन लीड से मिलने का मौका मिल जाएगा, जो कि वहीं आसपास आने वाला है ट्रेजर हंट के लिए। और तीसरा, उस ऑक्शन में काफी ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे, जिसमें से उसे सेकंड मेल लीड भी मिल जाएगा। सिस्टम उसे उस आसपास के एरिया को स्कैन करते हुए बताती है कि जैसा ली वांग ने सोचा है वैसा ही है। शियानजेन पवेलियन में असल में एक डेस्टिनी सन मौजूद है, यानी कि सेकंड मेल लीड। और थोड़ी ही देर में हमें शियानजेन पवेलियन के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम शेंगवान यान है और यही सेकंड मेल लीड है, जो कि लाइब्रेरी में अपने लिए एक बुक ढूंढ रहा था, पर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी सारे बच्चे आसपास जमा होकर कह रहे थे कि ये कचरा गिरा है, हम तो सोच रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट बुक ऊपर से नीचे गिर गई होगी, कोई जरा इसे चेक करके बताओ कि ये मर गया या जिंदा है। अगर मर गया तो इसकी फैमिली से कचरा कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से एक रेपुटेटेड फैमिली में होने के बावजूद भी ये अभी तक एक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तभी यान होश में आ जाता है, जिसे होश में देखकर भी ये लोग ज्यादा खुश नहीं होते, बल्कि उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। इन बेइज्जती को सुनकर यान जोर जोर से हंसने लगता है और वो सभी सोचते हैं कि कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई या ये पागल हो गया है। तभी वहाँ शियाओजेन पवेलियन के चीफ एल्डर मास्टर लिंग आ जाते हैं अपनी बेटी गुआन यी के साथ। गुआन यी तो यान को ऐसी हालत में देखकर उसके लिए परेशान हो रही थी। वहीं मास्टर लिंग उसे ताने मारने लगते हैं कि अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए और यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाकर अपना काम करो, यूजलेस कहीं का।
अब ये सारी बातें यान सुनकर कहता है कि याद रखना, एक दिन मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यान की ये बात अभी जो कोई भी सुनता है उसे ये सब बेवकूफाना लग रहा था। वहीं यान के जाने के बाद वहाँ पर एक एंशिएंट मिरर ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर मास्टर लिंग काफी ज्यादा हैरान थे। गुआन यी के पूछने पर वो बताते हैं कि ये असल में एक एंशिएंट वेपन है जिसे हमारे पूर्वज यहाँ लेकर आए थे। वो काफी पावरफुल थे। उन्होंने बताया कि जिस दिन यहाँ पर किसी और वर्ल्ड से सबसे पावरफुल मास्टर अपीयर होगा तब ये मिरर अपने आप ग्लो करने लगेगी। वो तो ये सोचकर परेशान होने लगते हैं कि आखिर वो पावरफुल पर्सन होगा कौन। इसके बाद पवेलियन के अंदर ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग काफी एक्साइटेड होकर एंटर होते हैं, लेकिन ये देखकर हैरान थे कि पता नहीं एक पावरफुल पर्सन की वजह से ये ऑक्शन थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा पर्सन है। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ली वांग था, जिससे मिलने मास्टर लिंग खुद जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कियान लैन और तियान दाओ दोनों सेक्ट के ही जनरल्स आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद ली वांग अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ ज़ैंग के लिए एरोस लेने आया था, इतनी भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। मास्टर लिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं ये पावरफुल पर्सन कौन है जिसने किंग लैन और तियान दाओ दोनों सेक्ट के एल्डर्स को खुद के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। कहीं ये मिरर वाला पर्सन तो नहीं जिसकी पावर प्रेडिक्शन हमारे एंसेस्टर्स करके गए हैं। तियान दाओ सेक्ट का जनरल कहता है कि मास्टर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सारी चीजें ले लो, ऑक्शन में आने की क्या जरूरत थी। अब मास्टर लिंग को जब ली वांग की असलियत पता लग गई है तो वो रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं कि आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, और ये बोलने के बाद वो ऑडियंस में अनाउंस कर देते हैं कि ऑक्शन यहीं खत्म होता है। अब ली वांग को ये तो नहीं चाहिए था। वो कहता है कि अब कोई ड्रामा देखने कोई नहीं मिलेगा तो यहाँ रुक के फायदा क्या है। वो तो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से मास्टर लिंग अपनी बेटी को बुलाते हुए कहते हैं कि गुआन यी मास्टर के पास सभी ट्रेजर्स लेकर आ जाओ। गुआन यी को देखने के बाद सिस्टम हमारे ली वांग को बताती है कि ये सेकंड फीमेल लीड, इसके पास 300 डेस्टिनी पॉइंट्स हैं जिन्हें तुम आराम से हासिल कर सकते हो। अब ये सुनकर तो ली वांग अपनी पावर की हेल्प से उसके साथ भी फ्लर्टिंग कर रहा था, जिसे देखकर तो दो लोगों को गुस्सा आने लगता है, एक तो ज़ैंग और दूसरा गुआन यी के फादर। इससे पहले कि मामला और गर्म होता वहाँ पर एंट्री हो जाती है यान की, जो कि एक धांसू एंट्री लेते हुए सभी के सर के ऊपर से चढ़कर आता है। ये देखकर सब उससे नाराज हो रहे थे, पर वहीं वो सबको अपनी पावर शो करने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम चूहों से कहा था ना कि मैं पावरफुल बन के आऊंगा। उसकी पावर देखकर तो गुआन ये हैरान हो जाती है कि आखिर कोई 3 दिनों में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने 3 दिनों में 3 लेवल कंप्लीट कर लिए। ली वांग भी ये सुनकर उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो सच में काफी इम्प्रेसिव है। और फिर सिस्टम उसे बताती है कि ये लड़का अब नया डेस्टिनेशन है जिसके पास 500 डेस्टिनी पॉइंट्स हैं। ली वांग को उस लड़के के बारे में बुक से पता लगता है कि ये लड़का पहले एक यूजलेस कचरा था जिसने 3 दिनों में अपनी पावर को इम्प्रूव करके 3rd लेवल अचीव कर लिया। वो गुआन यी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। गुआन यी बताती है कि ये मेरा कजन ब्रदर है। इसकी ऐसी हरकतों के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल में इसे पता नहीं था कि आप जितने पावरफुल मास्टर यहाँ पर हैं। अपनी कजन सिस्टर को माफी मांगता देखकर यान को गुस्सा आ जाता है। वो गुआन यी से कहता है कि मेरे रहते तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि अब मैं इन चींटियों को आराम से मसल सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो ली वांग काफी सीरियस होते हुए कहता है कि क्या उन चींटियों में तुमने मुझे भी काउंट किया है। यान तो हंसते हुए काफी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा था ताकि वो ली वांग पर अटैक कर सके। वहीं ली वांग तो बिना किसी अटैक के ही उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद हेवनली पाम का यूज करके एक पावरफुल फोर्स के जरिए उसे नीचे दबा देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग इतना पावरफुल प्रेशर देखने के बाद हैरान थे। वहीं ली वांग ने तो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का यूज किया था, जिसकी ऐसी एक्सट्रीम पावर देखकर ज़ैंग उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सिस्टम ली वांग को बताती है कि यान को इतनी बुरी तरीके से सबके सामने इंसल्ट करने की वजह से उसे 100 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि यान के 100 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस किए जाते हैं। इसके अलावा उसे 50 डेस्टिनी पॉइंट्स और मिलेंगे क्योंकि ज़ैंग उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है। अब ये सब देखकर गुआन ये यान से कह रही थी कि माफी मांगो मास्टर से। बेचारा अपनी बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर और अपसेट हो जाता है। वहीं मास्टर लिंग भी ली वांग को काफी रिस्पेक्ट देने लगते हैं, ये कहते हुए कि इस नालायक लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं अब इसे जान से मार दूंगा।
आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी ग्वान फैमिली की रिस्पेक्ट को दांव पर लगाने की। ये बोलकर वो वहाँ पर एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करके एक आइस अटैक कर देते हैं। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर यान को लगता तो वो जान से मर जाता, पर ये अटैक हमारा ली वांग रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे। वहीं ली वांग कहता है कि मैं यहाँ ऑक्शन से सामान खरीदने आया था, ना कि किसी से फाइट करने या उसे जान से मारने। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर बुढ़े तुम इसे मार दोगे तो मैं डेस्टिनी किससे चुराऊंगा। वहीं मास्टर लिंग तो ली वांग से माफी मांगने लगते हैं कि उसके सामने ऐसी हरकतें की गई। ली वांग सीधा सीधा कह देता है कि क्या आप इसके बदले मुझे एक फेवर कर सकते हैं, काफी ज्यादा लेट हो चुका है और अब हम वापस नहीं जाना चाहते, तो क्या हम इस पवेलियन में एक रात और रुक सकते हैं। ये सुनकर तो मास्टर लिंग को ऑनर्ड फील हो रहा था। वो कहता है कि हमारी ग्वान फैमिली आपकी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगी। यान तो ली वांग को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वहीं ली वांग कहता है कि अभी अच्छे से रिस्पेक्ट शो करो, वरना इसके बाद तो घुटने टेकने का भी मौका नहीं मिलेगा। गुआन ये उन सभी को उनका रूम दिखाने ले जा रही थी, जहां वो रास्ते में ली वांग को थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो ये भी बताती है कि यान पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों थोड़ी सी पावर इंक्रीज होने की वजह से इतना एरोगेंट हो गया है। ली वांग इस बात को ऐसे ले रहा था जैसे कि किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है। उल्टा वो तो ये पूछने लगता है कि आखिर उसकी पावर इंक्रीज होने की वजह पिल्स तो नहीं है, कहीं वो एल्केमी ब्लड लाइन से तो बिलोंग नहीं करता। इस बारे में तो जेंग और जुआन को भी शक हो रहा था, क्योंकि उन्होंने यान के पास एक काफी पावरफुल 5th ग्रेड की पिल देखी थी, जिसका यूज ज्यादातर कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। उस पिल को बनाना भी आसान नहीं है। ये बात गुआन ये को काफी परेशान कर देती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर यान एल्केमी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। उसके मन में यान को लेकर शक आ गया था और सिस्टम उसे बताती है कि ऐसा करने की वजह से उसे 50 पॉइंट्स मिल गए हैं, जिसके साथ ही वो 500 डेस्टिनी पॉइंट्स का मालिक बन चुका है। अब वो इन पॉइंट्स को 3 तरीके से यूज कर सकता है, या तो वो अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव कर ले, या फिर डेस्टिनी सन को मार डाले, और तीसरा रास्ता ये है कि अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकवर कर ले। वैसे तो यहाँ पर ली वांग के लिए डेस्टिनी सन को मारना जरूरी था, पर वो ये भी मिस नहीं कर सकता कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो इन दोनों ही चीजों में काफी कंफ्यूज हो रहा था और वो सिस्टम से थोड़ा टाइम मांग लेता है। दूसरी तरफ गुआन ये अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी कि तभी यान आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। गुआन ये तो कहती है कि आज तुम्हें ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान नहीं होता तो आज तुम मारे जाते। ये सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो वो बंदा काफी मिस्टीरियस लगा, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो यहाँ पर किसी मकसद को पूरा करने के लिए आया है। वो तो गुआनी के पास जाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ खुश रहना। पर गुआनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझसे दूर रहना। मैं ऐसा सोचूंगी जैसे कि तुमने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। इन सारे हादसों से यान की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने एक साथ 2 पिल्स कंज्यूम कर लिए थे और अब वो सारा ब्लेम ली वांग पर शिफ्ट करने लगता है कि अगर वो इंसान नहीं होता तो मेरी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव नहीं होते, अब तो मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ गुआन ये जाते हुए ये सोच रही थी कि ये कहीं से भी पावर का नशा नहीं लग रहा है, मुझे तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बदली हुई लग रही है। क्या अब ये भरोसे के लायक है भी, या फिर हमारी पीठ पीछे कोई साजिश कर रहा है। उसका भरोसा यान पर से उठने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जेंग को ली वांग ने एक तलवार दी थी, जिसे पाकर वो काफी खुश होती है। वहीं सिस्टम ली वांग को बताता है कि उन दोनों भाई बहनों में दरार आ गई है, जिसकी वजह से हमारे ली वांग को 50 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे। ली वांग तो ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो ये लड़का अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। अचानक से ली वांग और जेंग दोनों नोटिस करते हैं कि मौसम बदलने लगा है, और वहीं दूसरी तरफ हमें यान को दिखाते हैं जो एक स्पिरिचुअल फर्नेस के आगे अपने ब्लड का सेक्रीफाइस देकर उस फर्नेस को एक्टिवेट कर चुका था। उसमें से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहीं यान भी अपने ब्लड को मीडियम बनाकर उस स्पिरिचुअल फर्नेस में से काफी सारे सोल्स को बाहर निकालने लगता है। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए बता रहा था कि ग्वान फैमिली के एल्डर्स अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए इनोसेंट लोगों का सैक्रिफाइस देते थे। यान एक एल्केमी ब्लड लाइन से होने की वजह से इन लोगों से कनेक्ट कर सकता है, इसलिए वो उन सोल से उनकी टेक्निक्स हासिल करने वाला था। उसकी बनाई हुई ये स्पिरिचुअल ब्लड लाइन फॉर्मेशन की हेल्प से वो उन पावर्स को अचीव भी कर लेता है। ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था जिसे देखकर जेंग डरने लगती है। वहीं ली वांग उसे समझाते हुए कह रहा था कि डरने की जरूरत नहीं, बस एक नया गेस्ट आ गया है,
उसे हेलो बोलने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ यान के बनाए हुए फॉर्मेशन से एक हेवनली बम अटैक उन लोगों पर होने वाला था। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म।